हेलो स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर उदेश कुमार दुबे। स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर अपनी क्लासेस के लिए उपलब्ध हैं वो विषय है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सामान्यतः इसे कह सकते हैं कीमत प्रभाव इज इक्वल टू आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। जैसा कि पहले भी क्लासेस में चर्चा में शामिल थे हम, और उस दौरान मैंने कहा था कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तीनों के अलग अलग ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कर रखे। एक बार रिकॉल के रूप में किया जा सकता है कि प्राइस इफेक्ट का मतलब उस प्रभाव से है जब उपभोक्ता की केवल उपभोग की जा रही वस्तु की केवल कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण अगर उपभोक्ता द्वारा मांगी जा रही वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। और ठीक उसी के आगे अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें तो इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जब उपभोक्ता के द्वारा जिस वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है उसकी आय में अगर परिवर्तन के कारण उस वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो, मांग में परिवर्तन हो, तो उसे हम आय प्रभाव कहेंगे। और प्रतिस्थापन के रूप में मैंने कहा था जब दोनों में से किसी भी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए और उसके नाते जो उसकी सोच बदल जाए, उसकी उसकी प्रतिस्थापन दर बदल जाए एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु की, तो इसके कारण जो परिवर्तन होता है उससे हम सब्स्टिट्यूशन प्रभाव की बात कहते हैं। आज इस क्लासेस में प्रोफेसर हिग्स की विचारधारा को हम देखेंगे। प्रोफेसर हिग्स एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने कहा था कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों का एक समेकित प्रभाव है। इसके पहले हमने क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ इफेक्ट में हमने ये चर्चा किया था, जो मार्शल प्रोफेसर कहता है कि कीमत प्रभाव अलग है, आय प्रभाव अलग है और प्रतिस्थापन प्रभाव अलग है। जबकि इसके इतर हिग्स की बात मैं कहता हूं तो हिग्स समानतः कहता है कि कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। तो किस प्रकार से इस बात को प्रोफेसर हिग्स कहने की कोशिश करता है, इसी बातों को लेकर के आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इसकी एक एक अध्ययन और इसके एक एक डायग्राम के व्याख्याएं। As earlier, we have to explain about the price effect, income effect, and substitution effect, students. Actually, the Professor Marshall's theory says price effect, income effect, and substitution effect are Solomon effect. But when we are discussing about the approaches of Higgsian, Professor Higgs says uh, during the price change of the commodities, the effect is also be shown as the income effect change and the substitution effect change. Because while changing the price of the commodities, the purchasing capacity, or we can say the real income of the consumer is we change. It means we can say while changing the prices of the commodities, while changing the prices of the one commodity, the consumer may be able to consume more commodities. Uh, Consumer able to consume more commodities because while changing the price of the commodities, while changing the price of X commodities or Y commodities, consumer are able to purchase the commodities more or lesser in it. So this is the concept of Professor Higgs and Hisk. That is what they have to say. The price effect is not Solomon effect, but it is affecting or affecting the income of the consumer. And another side, students, while changing the income, consumer are either better situations or worse situations. And in these situations, consumers also we have to decide the better options. So due to change the price, their real income change. So it is the income effect, and also their mentality of the consumption is also be changed. So it is the substitution effect. It is be explained by the uh, Professor Higgs students. And in earlier classes, in several theories, we have to define it that consumers are a fully aware persons. If the consumer are fully aware, it means they must be have to know about their all preferences. They must be have to know about their all consumption. So in notes we can say the Professor Hiskian substitution effect isolate the pure effect of the price change by removing the resulting change in the real income. And also, students, this is achieved by adjusting the consumer's money incomes so they
can still achieve their original level of utility, or we can say satisfactions, but at the new price ratio, the resulting shift in the quantity demand shows how the consumer substitute one goods from another, solemnly due to the change in their relative prices. uh, पहले भी मैंने ये कहा था कि प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिस्थापित प्रभाव के बारे में है, जहां पर एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु की मांग हो और उसके बारे में जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करता हो। लेकिन छात्रों, एक प्रश्न यह भी है कि प्रोफेसर हिग्स कहता है कि अगर उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो कीमत में परिवर्तन के नाते उपभोक्ता की आय में भी प्रभाव पड़ता है, जिसको हम वास्तविक आय कहते हैं। अच्छा, आय में परिवर्तन हुआ तो यह कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव बना, और जब आय में परिवर्तन हुआ तो उपभोक्ता की सोच भी बदली, तो इसको हम लोगों ने प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में लिया हुआ है। तो हिग्स यही कहता है कि हिग्स की विचारधारा के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव वास्तविक आय में जो परिणाम हुआ है, चेंज जो परिवर्तन हुआ है वह भी है, और साथ ही साथ मूल्य परिवर्तन के कारण जो शुद्ध प्रभाव, जो शुद्ध आय प्रभाव उसको मिला है वह भी है। और साथ ही साथ उपभोक्ता की मौद्रिक आय को जब वृद्धि हो गई तो उससे उसने अपनी प्रेफरेंसेस को, अपने चॉइसेस को समायोजित किया, यह भी है। तो ये कुल मिलाकर के क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग प्राइस इफेक्ट है, कीमत प्रभाव है। और इसी बात को प्रोफेसर हिक्स ने अपने इस इक्वेशन में शो किया था। आइए इसकी कुछ विशेष तथ्य को देखते हैं, विशेष पॉइंट्स को देखते हैं, और उसके बाद फिर इसके मान्यताओं के ऊपर हम एक विचार करते हैं। ये है की इंडिकेटर्स है जिसके बारे में प्रोफेसर हिग्स कहता है कि जिसके प्रभाव से पूरी की पूरी थ्योरी का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। पहला की इफेक्ट है स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद द इनिशियल इक्विलिब्रियम। व्हेन वी एनालाइज द प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वी गो थ्रू फ्रॉम द बिगिनिंग्स एंड वेयर द इनिशियल इक्विलिब्रियम्स मीन्स the price line are touched by indifference curve, or the indifference curve touch the price line where the consumer are get the basic equilibrium. So this is the first situation. To note it, the first key indicators, and where when we are discussing the diagrammatical sections, we must be have to take it. Second indicator system, price change. Due to price change, the consumers are able to take, arrange, purchase few newer commodities, or some uh, decrease some amount of commodities. This is what the cause made. Students, the price of one commodity is change have to alternative the slope of the budget line. It is the second key indicators which are shown on the diagrammatical section. So further noted it, and while the discussion we have to take the reference of this key indicators. Students, adjustment income, it means the consumers money income is not be changed here. Here, due to increasing the prices or decreasing the prices of the commodities, the consumer purchasing capacity is changed. Exactly amount what the consumers are get in money is not with the matter of this discussion. Here, the matter of discussion, what due to changing the income of the, due to changing the price of the commodities, what the purchasing capacity of the consumer will change. So here, the third indicator is the adjust income. And if due to changing the price of the commodities, the incomes are changed, but when want to get the impact of the partitions of, or we can say the proportions of income change and substitutions change, we must be have to adjust the incomes on the previous level. So here the third indicators are there. And further, the fourth and last one, observe the change. While snatching the, while compensating the, while, while, while returning the income change, the rest changes are occurs, that is called the observe, or that is called the substitution effect. So focus these four indicators, and during the diagram discussions, we are considering it. Students, as earlier we have to do,
कि उपभोक्ता जब उपभोग करता है तो उपभोग में प्राइस इफेक्ट और आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, इनके प्रभाव को देखने के लिए कुछ विशेष संकेत हैं, जिस संकेत को हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला संकेत क्या है कि उपभोक्ता इस पूरे ऑब्जर्वेशन में अपने प्रारंभिक बिंदुओं से स्टार्ट करेगा, जहां उपभोक्ता को एक बजट रेखा मिलेगी और वहां पर एक उदासीनता वक्र उस बजट रेखा को स्पर्श करेगी, और वहीं पर उपभोक्ता को संतुलन की प्राप्ति होगी। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये। दूसरा, इसी दौरान जिस वस्तुओं को उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उसकी कीमत में परिवर्तन। अब जब कीमत में परिवर्तन होगी तो उसका बजट रेखा शिफ्ट करेगा, जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगी उसी तरफ का की बजट रेखा में परिवर्तन देखा जाएगा। ये दूसरा इंडिकेटर हुआ। तीसरा इंडिकेटर, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, अब बेहतर विकल्पों को चयन कर लेगा। तो अब उसकी बढ़ी हुई आय में जो प्रभाव हुआ कि प्राइस चेंज का, कीमत प्रभाव का, उसमें उसकी आय का भी प्रभाव है, उसकी मेंटेलिटी का भी प्रभाव है। तो उसकी मेंटेलिटी और आय प्रभाव में से एक को एलिमिनेट करने के लिए किया क्या जाए, उसकी आय में परिवर्तन किया जाए कि वो पुरानी अवस्था को प्राप्त हो जाए, जिसको कहते हैं आयों का समायोजन, जिसे कहते हैं कंपनसेट। तो इसीलिए इसको कंपनसेट प्रभाव या क्षतिपूरक प्रभाव भी कहा जाता है। तो कैसे क्षतिपूरक प्रभाव किया जाएगा, ये भी एक इंडिकेटर्स के रूप में यहाँ शामिल है। चौथा इंडिकेटर, इस पूरे परिवर्तन को जब हम उपभोक्ता की आय को स्नैक करके, कंपनसेट करके उसको पुरानी अवस्था में लेकर के आते हैं, तो उसकी कंजम्पशन हैबिट्स में कुछ परिवर्तन दिखता है, जो उसके प्रतिस्थापन प्रभाव को, जो उसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सूच करता है। ये चारों इंडिकेटर्स हैं। आइए इसी को हम डायग्राम के माध्यम से जब चर्चा करेंगे तो शामिल करेंगे। इस दौरान, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन डायग्रामेटिकल है, तो उस डायग्रामेटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जो चारों इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया, उसी इंडिकेटर्स के रूप में यहाँ हमें आपको चर्चा करनी है। एज अर्लियर वी हैव डिफाइंड द overall analysis are depending on the diagram. So here the diagram, as you familiar, OX axis shows the quantum of quantity of X commodities and OY axis shows the quantum of Y commodities. ओ एक्स क्या दिखा रहा है, एक्स वस्तु की मात्रा, ओ वाई दिखा रहा है, वाई वस्तु की मात्रा। यहाँ पर ये जो रेखा बनी, इस रेखा का नामकरण मैंने कर दिया के और टी के नाम से। इस रेखा को क्या कहेंगे, यह रेखा उपभोक्ता की संतुलन की बात करती है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ स्थापित होता है, जहां पर आईसी रेखा को, जहां पर आईसी रेखा को, आईसी रेखा बजट रेखा को काटती है। आईसी रेखा बजट रेखा को कहाँ काट रही है, यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही है। तो इस बिंदु पर हम उसका संतुलन बिंदु स्थापित करेंगे। इसे नाम क्या दे दिया जाए, कि क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो इसका नाम हमने ई वन दे दिया। और इस रेखा को हमने क्या नाम दे दिया, इस रेखा का नामकरण हो गया IC1। अब आइए, हुआ क्या, एक्स कमोडिटीज की प्राइसेस में चेंज हो गया, एक्स कमोडिटीज पहले की तुलना में सस्ती हो गई। तो पहले भी मैंने बताया है कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा, किस वो कौन सी आय, रियल इनकम, तो उपभोक्ता का बजट रेखा में परिवर्तन होगा। चूंकि यह आय परिवर्तन उपभोक्ता के वास्तविक मौद्रिक आय के कारण नहीं है, बल्कि एक्स वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण है, तो इस नाते एक्स एंगल पर उसकी बजट रेखा शिफ्ट हो जाएगी। आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये पॉइंट जो अभी छात्रों ने दिखाया है, ये इस बिंदु पर जहां पर उसका संतुलन है, वो OB1 मात्रा में वाई कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है, और ओ A1 मात्रा में एक्स कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। आइए देखते हैं प्राइस चेंज का इफेक्ट क्या हुआ। प्राइस चेंज की इफेक्ट से बजट लाइन KT से बदल करके KT1 तक पहुंच गई। तो ये प्रभाव किस कारण था, प्राइस के नाते, चेंज के नाते। जब नई बजट रेखा होगी तो ऑफकोर्स उपभोक्ता को संतुलन बिंदु भी नया चाहिए होगा। तो ये आपके सामने दूसरा संतुलन बिंदु दिख रहा है, जिसको हम IC2 के नाम से जान रहे हैं, और इसे हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 के नाम से डिनोट कर दिया। तो अब बिना देखते हैं कि इस अवस्था में उपभोक्ता के द्वारा कौन सी वस्तु की मात्रा को कितना यूज किया जा रहा है। ये ब्लू लाइंस आपको दिख रही है, B1 से ये शिफ्ट हो गया वाई कमोडिटीज के B3 मात्रा में। इसका मतलब जब ये आय, जबकि परिवर्तन हुआ तो इसने वाई कमोडिटीज को B1 से घटा करके B3 कर दिया, और एक्स कमोडिटीज की मात्रा को OA1 से बढ़ा करके OA3 कर दिया। अब यहां देखिए, आय में परिवर्तन के कारण, एक्स वस्तु के सस्ते होने के कारण, उसका प्रभाव B1 से B3, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बी की मात्रा घटा रहा है,
इसका मतलब यहाँ पर उसकी मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है। और दूसरा कह रहा हूँ, इसकी मात्रा को A1 से बढ़ा करके A3 करते रहा, इसका मतलब आय में परिवर्तन के नाते वो मात्रा को बढ़ा भी रहा है, तो ये आय प्रभाव की बात है। अब हमें देखना क्या है कि A1 से A3 का जो प्रभाव है उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किस कारण से हुआ, प्राइस चेंज के नाते, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, इसे प्राइस इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। और ये देखिए E1 इक्विलिब्रियम से E3 पर पहुंचने का पॉइंट, इसको E1 टू E3 प्राइस इफेक्ट के रूप में मैंने डिनोट भी किया है। अब क्या हो रहा है, अब इस परिवर्तन में से उसे वापस किया जा रहा है कितना उसने आय में वृद्धि हुई है। ये रेखा आपने पहले भी सुना होगा, बजट रेखा। नीचे की तरफ अगर हम आय छीनते हैं तो नीचे की तरफ बजट रेखा शिफ्ट होती है। यहां भी मैं वही कर रहा हूं कि T1 के ठीक समानांतर एक बजट रेखा खींच रहा हूं, जो इसकी बढ़ी हुई आय को वापस ले रहा है। कैसे पता चल रहा है कि वो बढ़ी हुई आय को वापस ले रहा है? ये आय अगर IC1 को स्पर्श कर देगी, क्योंकि IC1 उसके पूर्व के संतुलन की अवस्था को शो कर रहा था, तो जहां पर IC1 स्पर्श करेगा वहां पर हम क्या कहेंगे, वह वो अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर रहा है। तो नई जो बजट रेखा खींचेंगे उसके पॉइंट्स को जरा ध्यान रखिएगा, वह KT1 के समानांतर होगी और IC1 को स्पर्श कर रही होगी। ये मुख्य बातें प्रोफेसर हिग्स के सिद्धांत की है। तो अब इसका संतुलन बिंदु भी होगा। इस रेखा का नामकरण मैंने कर दिया PQ रेखा। अब इसका संतुलन बिंदु ये कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पर, इसका नामकरण मैंने कर दिया E2। अब यहां पर उसकी उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगी, यहां से दोनों वस्तुओं की मात्रा को मिला लेते हैं, तो अब वह वाई वस्तु की मात्रा को OB2 कंज्यूम कर रहा है और एक्स वस्तु की मात्रा को OA2 कंज्यूम कर रहा है। जब मैंने आय छीना तो A3 से पीछे हट करके कहाँ पहुंच गया, A2 पे पहुंच गया। ये कारण क्यों था, मेरे आय छीना इस नाते था, इसीलिए इसका नामकरण क्या दिया जाएगा, इनकम इफेक्ट दिया जाएगा। बाकी का बचा, अगर मैं IC1 की बात कर लूं और ये बजट रेखा घटा करके अगर E2 पर स्थापित है, तो आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व में उदासीनता वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और समान संतुष्टि मतलब समान आय के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अगर उसकी आय वही है और वह E1 से घट करके बदल करके E2 पर आ गया, वाई की मात्रा को घटा करके ए की मात्रा को बढ़ा दिया, जबकि आय वही है, तो ऐसी असंतुष्टि उसको उतनी ही मिल रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव। यही प्रोफेसर हिग्स अपने सिद्धांत के अंतर्गत कहने की बात कहता है। तो ये था छात्रों आपके लिए प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक बार इस डायग्राम को पुनः आपके सामने जल्दी से प्ले कर देते हैं, ताकि आप इसको बनाने की दृष्टि से अपने हिसाब से आप बना सके। आइए देखते हैं। ये डायग्राम है आपका, जहां हमने OX और OY बिंदु को दिखाया, और अब ये बजट रेखा आई जिसका नामकरण KT किया गया। उसके बाद ये आपका IC रेखा आई जिसके लिए हमने नाम E1 रखा, जहां टच कर रही थी, इसे ये रेखा का नाम IC1 रखा। जहां पर E1 स्पर्श कर रहा था वहां से वाई वस्तु को और एक्स वस्तु की मात्रा को हमने डिनोट कर दिया, कितना उपभोग कर रहा है। तो प्राप्त क्या हुआ, OB1 की मात्रा में वाई वस्तु और OA1 की मात्रा में एक्स वस्तु। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता का बजट रेखा शिफ्ट हो गई, KT से बढ़कर KT1 तक पहुंच गई। जब KT1 तक पहुंच गई तो यहाँ एक नया संतुलन बिंदु बन गया। इस संतुलन बिंदु का क्या नाम रखा जाए, IC3 मैंने कर दिया, IC2 IC3 आप कह सकते हैं। संतुलन बिंदु का नाम क्या है, मैंने E3 कर दिया। यहाँ भी मैंने एक्स वस्तु और वाई वस्तु की मात्रा को मिला दिया। एक्स वस्तु की मात्रा अब कितनी हो गई, A1 से बढ़ के A3। इसका मतलब A1 से A3 का प्रभाव क्या है, प्राइस इफेक्ट है। और दूसरी वस्तु की मात्रा में B1 से घट करके B3 हो गई है, इसको क्या कहेंगे, आय प्रभाव में ही हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता की कीमत में परिवर्तन के नाते ऐसा हुआ है। तो ये एक्चुअली किस प्रभाव का हिस्सा है, ये प्रभाव हमारा कीमत प्रभाव का हिस्सा है। इसमें आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम उसकी बढ़ी हुई आय को छीनते हैं। बढ़ती हुई आय को छीनने के लिए KT1 के समानांतर एक रेखा खींचते हैं जो IC1 को स्पर्श करता है। इसकी पॉइंट को मैच करते हैं, जहां ये स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, उस इस बिंदु पर इसका नामकरण क्या करते हैं, E2 करते हैं। इस रेखा को PQ नाम से जान रहे हैं। अब यहां देखते हैं कि जब उसकी आय छीन ली गई, कंपनसेट परिवर्तन कर दिया गया, शर्त यह है कि IC1 को स्पर्श करता हो और KT1 के समानांतर हो।
तो ऐसी अवस्था में E2 पर काट रहा है, तो E2 पर उसका एक सर्कुलर बिंदु होगा जो उसकी करंट उपभोग की स्थिति को बताएगा। यहाँ उसकी उपभोग की स्थिति दिख रही है आपको, OX वस्तु की मात्रा को वो उपभोग कर रहा है A2, और Y वस्तु की मात्रा को उपभोग कर रहा है OB2। ऐसी अवस्था में उसका उपभोग A3 से घटकर A2 हो गया, तो इसका मतलब ये आपके इनकम छीनने के कारण है, इसको इनकम इफेक्ट कहेंगे। और आगे बढ़कर के बी वस्तु में भी यही देखा गया है, B3 से इसकी मात्रा बढ़कर B2 हो गई, तो B3 से B2 का प्रभाव क्या है, इनकम इफेक्ट के रूप में है। अब जो बचा रह गया वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। मतलब A1 से A2 की मात्रा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, चाहे आप इसको E1 से E2 की मात्रा के रूप में भी कह सकते हैं। ये प्रोफेसर हिग्स का छात्रों डायग्रामेटिकल एनालिसिस था, डायग्रामेटिकल व्याख्या थी। अगली टॉपिक जो हमें आपके साथ चर्चा करनी है वो डिमांड के डिटर्मिनेशन के बारे में है। पहले इस विषय पर हम अगली क्लासेस के रूप में आपसे चर्चा करेंगे। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। जैसा भी हो आप इसके बारे में आप हमको इन्फॉर्मेशन दें। धन्यवाद छात्रों आज की क्लासेस के लिए। आई होप यू आर इंजॉइंग द क्लास। जिन छात्रों को ये विषय समझ में आ रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे फॉलो भी करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं, जो भी नई वीडियो डाली जा रही है, वो आप तक पहुंच सके। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लास स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अलॉट।